So what's the first question? The first question is the energy required to excite an electron in a hydrogen atom from n1 to n3. So स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले यहाँ की हाइड्रोजन एटम के लिए ना एनर्जी फार्मूला निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ई एन इक्वल्स टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर ई वी। सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो एनर्जी है, एनर्जी जो है वो नेगेटिव होती है और वो बाउंड स्टेट में होती है। सो एन क्या है, सो एन और एनर्जी ये दोनों नहीं क्या नेगेटिव, एन लेस नेगेटिव है। सो स्टूडेंट इसमें ना इनिशियल एनर्जी जिसमें जो n1 हमें निकालना है, सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, E1 इक्वल्स टू -13.6 वन स्क्वायर दैट इक्वल्स टू -13.6 EV, राइट। ये निकला हमारा n1। अब उसमें क्या करना है, फाइनल एनर्जी जो n3 है वो निकालना है। सो इसमें कैसे करना पड़ेगा, E3 इक्वल्स टू -13.6 अपॉन 3 स्क्वायर दैट इक्वल्स टू -13.6 अपॉन 9। अप्रॉक्स कितना आएगा इसका, -1.51 EV। सो स्टूडेंट अभी क्या करना है, यहाँ पे देखो जो n1 है, राइट, n1 कितना आया है, n1 आया है 13.6 EV, राइट, -13.6 EV आया। और n2 जो है, और n2 आया 1.51 EV आया, -1.51 EV। सो अभी इसमें क्या करना है, एनर्जी रिक्वायर, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ऊपर ले जा रहे हो तो एनर्जी ऑब्जॉर्व होंगी। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें जो फॉर्मूला है डेल्टा ई इक्वल्स टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, राइट। सो इसको कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा ई इक्वल्स टू -1.51 -13.6। सो इसका सम कैसे निकलेगा, इसका आंसर -1.51 ब्रैकेट के बाहर प्लस 13.6 दैट इक्वल्स टू 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए 12.1 EV। सो स्टूडेंट इसमें ना क्या था कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड जो स्टेट, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट ना n इक्वल्स टू 1 है, वो n इक्वल्स टू 1 में टाइटली बाउंड होता है और उसको n3 जो है, n3 पे ले जाने के लिए ना एनर्जी देनी पड़ती है। सो इसलिए एनर्जी पॉजिटिव आती है जो कि 12.1 EV आया है। सो हमने हमें क्या करना चाहिए, डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करना चाहिए, ठीक है। जैसे डेल्टा ई इक्वल्स टू 13.6, सो ब्रैकेट में 1 अपॉन एन स्क्वायर 1 एन माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर 2। सो हमें वैल्यूज पुट करनी है। सो वैल्यूज पुट करने का क्या होगा उसमें, 13.6 ब्रैकेट 1 अपॉन 9 इक्वल्स टू 13.6। अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो 8/9 अप्रॉक्स कितना आएगा उसका, 12.1 EV आएगा, राइट। सो इसमें n1 और n3 के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी जो है 12.1 है, 1 EV है। Now question 2. So number of spectral lines emitted when electron drops from n5 to ground state. So इसमें क्या है स्टूडेंट की n5 से ग्राउंड स्टेट तक स्पेक्ट्रल लाइन्स है। सो जब इलेक्ट्रॉन्स हायर लेवल से नीचे आता है तो हर पॉसिबल ट्रांजिशन एक स्पेक्ट्रल लाइन देता है। सो उसका फॉर्मूला क्या है, n इक्वल्स टू n ब्रैकेट n-1 अपॉन 2, राइट। सो इसमें क्या है, वैल्यू पुट करना है। सो हमारे पास गिवन जो दिया है, हमारे पास गिवन है n इक्वल्स टू 5 यानी n5 है। सो n इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट 5-1 अपॉन 2 दैट इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 2 दैट इक्वल्स टू 10, राइट। सो अभी क्या करना है हमें, इसका जो पॉसिबल ट्रांजिशन है वो देखो सबसे पहले कैसे आएगा। उसका जो यानी पॉसिबल ट्रांजिशन, जैसे 5 से 4, देन 5 से 3, 5 से 2, 5 से 1 और फिर 4 से 3, 4 से 1, देन 3 से 2, 3 से 1 और 2 से 1, राइट। सो टोटल कितने टाइम्स हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। सो ये राइट है कि रॉन्ग है, रॉन्ग है, कॉज एक चीज़ छूट गई थी यहाँ पे, 4 से 2, यानी टोटल अभी कितने हो गए हमारे पास, 10 हो गए।
सो 10 टाइम्स आया ना, तो फाइनल आंसर क्या है? ऑप्शन सी 10 टाइम्स। सो यानी हर पॉसिबल जम वन लाइन, और n5 जो है n=5 में टोटल कॉम्बिनेशन कितना चाहिए? 10, यानी टोटल कॉम्बिनेशन 10 है उसमें। सो n=5 से ग्राउंड स्टेट में टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी है? 10 टाइम्स है। So now question third, a mixture of 2 mole H2 and 1 mole O2 is allowed to react. So final moles of water form and excess reagent left are. So student इसमें देखो हमारे पास मिक्सचर जो है, मिक्सचर यानी गिवन क्या है मिक्सचर का? सो हमारे पास गिवन जो है H2 कितना 2 मोल है, राइट? उसके बाद O2 1 मोल है। अब रिएक्शन क्या बनेगा इसका? 2H2 प्लस O2 दैट गिव्स अस 2H2O, ठीक है। अभी क्या करना है इसमें? मोल रेशो जो है, मोल रेशो समझना है, यानी इक्वेशन के अकॉर्डिंग जिसमें 2 मोल जो है, 2 मोल H2 रिएक्ट्स विथ 1 मोल O2 और 2 मोल H2O बनता है, राइट? फिर उसके बाद लिमिटिंग रेजेंट जो है चेक करना पड़ेगा, जिस जो गिवन हमारे पास H2:O2 है, कितना आएगा? 2:1 आएगा उसका आंसर। रिक्वायर्ड रेशो कितना? रिक्वायर्ड रेशो भी जो है वो है 2:1। परफेक्ट मैच। इसमें क्या हुआ कि दोनों कंप्लीटली रिएक्ट हो जाएंगे, कोई एक्सेस नहीं बचेगा इसमें। उसके बाद प्रोडक्ट जो है इसका, वो प्रोडक्ट काउंट यानी कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे 2 मोल H2 है जो कि रिएक्ट कर रहा है और बन रहा है 2 मोल H2O, राइट? और वाटर फॉर्म हुआ। उसमें कितना? 2 मोल्स है, राइट? वाटर फॉर्म हुआ। अब उसको एक्सेस रीजन जो है, एक्सेस रीजन यानी सब रिएक्ट हो गया है। एक्सेस कितना है उसके पास? 0 है एक्सेस। एक्सेस कितना है? 0 है। हमारा फाइनल आंसर क्या आया? ये देखो यहाँ पे 2 मोल H2O, ओके, यानी प्रोडक्ट कैलकुलेट किया तो कितना आया? 2 मोल H2O। यहाँ पे 2 मोल H2 है, और जो एक्सेस मोल है वो कितना आया? 0 आया। ऑप्शन ए करेक्ट है, राइट? यानी क्या हुआ स्टूडेंट्स की रेशो परफेक्ट है, बट कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ है। सब रिएक्ट करके मैक्स प्रोडक्ट बना। और अगर गिवन रेशो और इक्वेशन, गिवन रेशो मीन्स अगर गिवन रेशो है तो इक्वेशन रेशो भी है, यानी नो लिमिटिंग रेजेंट एंड नो एक्सेस। 2H2O प्लस 1O2 परफेक्ट रेशो है। 2 मोल H2O नो एक्सेस हो गया, राइट? फोर्थ क्वेश्चन जेई मेन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अ 10 ग्राम मिक्सचर ऑफ CaCO3 एंड MgCO3 ऑन हीटिंग गिव्स 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, परसेंटेज ऑफ CaCO3 इन मिक्सचर। इसमें क्या है हमारे पास गिवन? देखो क्या है, जो मिक्सचर गिवन है वो क्या है? 10 ग्राम CaCO3 प्लस MgCO3 है। कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ तो कितना हुआ? 4.4 ग्राम। अभी इसमें रिएक्शन समझो, जो हीटिंग हीटिंग पे जो रिएक्शन हुई है वो क्या हुई है? CaCO3 दैट गिव्स CaO प्लस CO2, राइट? दोनों से ना 1 मोल जो है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, राइट? अभी उसमें मोलार मासेस जो है, मोलार मासेस निकालेंगे। इसमें कैसे करना पड़ेगा? CaCO3 दैट इक्वल्स टू 100 ग्राम पर मोल, दैट गिव्स, यानी गिवन में कितना? 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। और MgCO3 दैट इक्वल्स टू 84 ग्राम पर मोल है, ओके, जो कि ये भी 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकला। अभी इसमें क्या है, इसमें ना वैल्यूज अज्यूम करो। CaCO3 X और G, राइट? यानी जो MgCO3 है वो कितना? 10 माइनस एक्स ग्राम। अभी उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म इक्वेशन जो है उसमें कैसे करेंगे? सी यहाँ पे ना CaCO3 फॉर्म हुआ, एक्स 44 अपॉन 100x, राइट? फ्रॉम MgCO3, फ्रॉम MgCO3। ये कैसे सॉल्व होगा? ब्रैकेट में 10 माइनस एक्स दैट गिव्स 44 अपॉन 84, 10 माइनस एक्स। ये जो चीज़ निकली है
इसका टोटल करेंगे, यानी टोटल कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकलेगा मैं बताता हूँ। सो ये निकलेगा 44/100x, ओके, प्लस 44/84, सो 10 माइनस एक्स दैट इक्वल्स टू 4.4 आया ये। अब इसको इक्वेशन जो है इसमें हमें सॉल्व करना है इक्वेशन, और कैसे करना है उसको डिवाइड करना है 44 से। सो एक्स अपॉन 100 प्लस 10, 10 माइनस एक्स अपॉन 84 दैट इक्वल्स टू 0.1, ओके। सो अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम में। सो देखो, मल्टीप्लाई एलसीएम बाय 4200 यानी 4200, सो 42x प्लस 50 ब्रैकेट 10 माइनस एक्स दैट इक्वल्स टू 420, राइट। सो 42x प्लस 500 माइनस 50x दैट इक्वल्स टू 420, ये भी 420, माइनस 8x प्लस 500 that equals to 420, then minus 8x equals to minus 80 and x equals to 10, राइट। अभी इसमें क्या है, इसमें एक चीज सिंपल है, x जो है x इक्वल्स टू 10 ग्राम आया, राइट। सो पूरा मिक्सचर जो है CaCO3 ही है, ओके। सो हमें परसेंटेज निकालना था ना, तो परसेंटेज कैसे निकलेगा, 10/10 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इक्वल्स टू 100%, राइट। सो क्लोजेस्ट, बट ऑप्शन में ना 100% नहीं है, राइट। ऑप्शन में 100% नहीं है, सो उसके क्लोजेस्ट में देखेंगे तो ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि 80% जो है 100 के क्लोजेस्ट में आता है, ओके। सो स्टूडेंट, जो CaCO3 है वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड देता है पर ग्राम, और गिवन में जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है वो मिक्सचर में CaCO3 ज़्यादा होगा। सो कैलकुलेशन से ऑलमोस्ट पूरा CaCO3 आया। सो carbon dioxide that equals to 4.4 gram mixture almost pure CaCO3 and closest 80%, so यानी 100% आया ना, so उसके क्लोजेस्ट 100% के क्लोजेस्ट में सिर्फ 80% है ऑप्शन में, so ऑप्शन डी करेक्ट है। so ना फॉर अ रिएक्शन डेल्टा H माइनस 200 किलो जूल डेल्टा S इक्वल्स टू माइनस 400 जूल पर किलोग्राम। सो स्टूडेंट, टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर एट विच डेल्टा G इक्वल्स टू 0। सो इसमें ना देखो हमारे पास गिवन क्या दिया है, सबसे पहले गिवन देखा करो कि डेल्टा H गिवन है कितना है, 200 किलो जूल। सो और डेल्टा एस कितना है, माइनस 400 जूल पर ग्राम, जूल पर किलोग्राम। सो इसमें क्या करना है, टेम्परेचर फाइंड करना है। सो टेम्परेचर वेयर डेल्टा जी 0। सो अभी क्या करना है, इसमें कॉन्सेप्ट के थ्रू हमें इक्विलिब्रियम के, यानी एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इक्वल टू 0। सो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, फॉर्मूला डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टेम्परेचर डेल्टा एस। सो अभी उसमें क्या है, डेल्टा जी इक्वल्स टू 0 में पुट करना है। सो 0 इक्वल्स टू डेल्टा एच टी डेल्टा एस, सो टी डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन टी इक्वल्स टू डेल्टा एच डेल्टा एस। सो इसमें क्या है, यूनिट सेम करना पड़ेगा। सो डेल्टा एच इक्वल्स टू माइनस 200 kg इक्वल्स टू माइनस 2 lakhs, ओके। सो 2 lakhs जूल। सो डेल्टा एस कितना आएगा, 400 जूल पर किलो। सो अभी उसमें वैल्यूज पुट करना है। सो वैल्यूज पुट करने के बाद टी कितना आएगा, माइनस 2 लाख अपॉन माइनस 400, राइट। सो एट द एंड टी कितना आया, 500 केल्विन, इट्स अ केल्विन नॉट किलोग्राम, ओके। सो फाइनल आंसर क्या आया हमारा, एट 500 केल्विन। सो दोनों नेगेटिव है और कैंसिल हो गए, इसलिए टेम्परेचर पॉजिटिव आया। सो डेल्टा जी इक्वल्स टू 0, बट टेम्परेचर कितना आया, 500 केल्विन। नाउ क्वेश्चन 6, for a first order reaction 99.9% completion times is approximately। सो स्टूडेंट, इसमें देखो कॉन्सेप्ट के थ्रू क्या करना है, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की लेना हमें टेम्परेचर इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट
अपॉन ए। ओके, सो इसमें क्या करना है, 99% कॉम्प्लीशन का मतलब क्या होता है कि जैसे देखो 99.9% रिएक्ट हो गया है, सो इसको 0.1%, इसका 0.1% बचाया हुआ है, सो ए अपॉन ए नॉट कितना आएगा, 0.001 पर। ओके, सो इसमें क्या है, जो फार्मूला है फार्मूला में इसको पुट करना है। सो टी इज इक्वल टू 2.303 के लॉग 1 अपॉन 0.001, that equals to 2.303 upon k log 1000. So log 1000 equals to 3. So t equals to 2.303 multiplied by 3 k equals to 6.909 upon k, राइट। अब क्या करना है, इसका हाफ रिलेशन यूज करना है। सो फर्स्ट ऑर्डर के लिए ना टी हाफ इक्वल्स टू 0.6903 अपॉन के आया। सो इसका रेशो निकालते हैं अभी। सो इसका रेशो निकालने के लिए टी अपॉन टी हाफ इक्वल्स टू 6.909, 0.693। सो के इसमें कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा इसमें, के कैंसिल। सो इसका आंसर कितना निकलेगा, अप्रॉक्स 10। सो फाइनल आंसर क्या है, 10 टी हाफ है। सो ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि 99% कॉम्प्लीशन के लिए बहुत टाइम लगता है। सो अप्रॉक्स 10 हाफ लाइव्स है, और स्टूडेंट 99% कॉम्प्लिकेशन अप्रॉक्स 10 हाफ लाइव्स, ठीक है। सो क्वेश्चन 7 सॉल्व करेंगे। इफ रेट कांस्टेंट इंक्रीज 8 टाइम्स व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम 300 केल्विन टू 320 केल्विन, एक्टिवेशन एनर्जी इज अप्रॉक्सीमेटली। सो स्टूडेंट इसमें क्या है, गिवन क्या दिया है हमारे पास, K2 और K1 कितना है, 8 है। सो 8 है, सो इसमें टेम्परेचर 1 इक्वल्स टू 300 के, एंड टेम्परेचर 2 कितना है हमारे पास, 320 के। सो यानी अभी एरेनियस इक्वेशन रेशो फॉर्म में हम निकालेंगे इसको। सो कैसे निकलेगा, लॉग ब्रैकेट K2 अपॉन K1 दैट इक्वल्स टू ई ए अपॉन 2 303 आर, ना ब्रैकेट में 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। सो इसमें वैल्यूज जो है वो पुट करना पड़ेगा, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ओके, या सो अभी वैल्यूज पुट करेंगे। सो लॉग 8 अप्रॉक्स 0.903। सो टेम्परेचर टर्म के थ्रू 1 अपॉन 300 माइनस 1 अपॉन 320 दैट इक्वल्स टू 320 माइनस 300 अपॉन 300 मल्टीप्लाई बाय 320 दैट इक्वल्स टू 20 अपॉन 96,000 अप्रॉक्स 1 अपॉन 4800, राइट। सो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो 0.903 इक्वल्स टू ये अपॉन कितना आएगा, कितना आया था, 2.303 आर मल्टीप्लाई 1 अपॉन 4800। सो आर की वैल्यू निकालना है। सो आर की वैल्यू लेना पड़ेगा इसमें। सो सबसे पहले देखो कैसे करना है। आर की वैल्यू लेने के लिए आर इक्वल्स टू 8.314, सो 2.303 आर अप्रॉक्स कितना आया, 19.15। अब उसमें सॉल्व कैसे करेंगे, सी सबसे पहले सॉल्व करने के लिए ना क्या करना पड़ेगा, जो ई ए है, सो ई ए इक्वल्स टू 0.903, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 19.15 से, और उसको मल्टीप्लाई करने का 4800 से। सो स्टेप बाय स्टेप सी, 9.03 मल्टीप्लाई बाय 19.15 कितना आया अप्रॉक्स, ये अप्रॉक्स 17.3 आया। अब 17.3 मल्टीप्लाई बाय 4800 अप्रॉक्स कितना आएगा, 83,000 जूल। सो ई ए यानी एनर्जी इज अप्रॉक्सीमेट कितना आया,
अप्रोक्स कितना आया 88.3 किलो जूल पर मोल, राइट। सो ऑप्शन डी करेक्ट है, कॉज उसके आसपास में ऑप्शन में 83 किलो जूल पर मोल नहीं है, पर उसके आसपास में 80 किलो जूल पर मोल है। सो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा, सो रेट कितना 8 टाइम्स हो गया है, यानी 8 टाइम्स इंक्रीज हो गई। सो मतलब एक्टिवेशन एनर्जी हाई हो गई है, राइट। सो 8 टाइम्स इंक्रीज इन 20 केल्विन। सो ये अप्रॉक्स 80 जूल पर मोल आया। नाउ सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 फॉर अ गैल्वेनिक cell. So E cell that equals to 1.1 volt and N2. So इसमें given क्या है, E cell कितना है 1.1 volt, then N कितना है 2. So इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या निकालना है। सो कॉन्सेप्ट के थ्रू देखेंगे रिलेशन बिटवीन E एंड K। सो E जो है, E कितना है 0.05 591 अपॉन N log K। सो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, सो 1.1 इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन 2 लॉग के। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। सी क्या करना है, यहाँ पे लॉग के जो है, लॉग के को बाहर निकालना है। सो लॉग के बाहर निकलेंगे तो 1.1 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 0.0591 आया। सो इक्वल्स टू 2.2 अपॉन 0.0591 अप्रॉक्स 37, राइट। अब उसमें कन्वर्ट टू के करना है। सो के इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर 37। अब यहाँ पे देखो 37 10 टू पावर 37 है क्या, हाँ। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 10 टू पावर 37। सो हमने क्या किया, सबसे पहले देखो सेंट पोटेंशियल जितना ज़्यादा रहेगा ना, उतना रिएक्शन उतना स्पॉन्टेनियस होगा, इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बहुत लार्ज होता है। सो सिंपली एक ट्रिक बताता हूँ कि फॉर्मूला याद रखो, लॉग के अप्रॉक्स एन ई अपॉन 0.05 0.059। सो डायरेक्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 1.1 अपॉन 0.051 इतना करेंगे। सो अप्रॉक्स आंसर कितना आएगा 37 आएगा। सो क्या आया, ई इक्वल्स टू 1.1 एन इक्वल्स टू 2। सो के कितना आया अप्रॉक्स 37 रेज़ टू पावर 33 आया, 37 आया, 10 रेज़ टू पावर 37 आया, ओके। So now question number 9, 0.1 m NaCl solution complete dissociation, boiling point elevation compared to 0.1 m glucose। So इसमें देखो सबसे पहले ना बॉइलिंग पॉइंट इवेल्यूशन कंपैरिजन करेंगे। सो 0.1 m NaCl कंप्लीट डिसोसिएशन है और 0.1 m ग्लूकोज है, ये गिवन है हमारे पास, ओके, राइट। सो अभी इस कॉन्सेप्ट के थ्रू बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन करेंगे। सो कैसा आएगा इसका आंसर, देखो डेल्टा टी पी इक्वल्स टू आई के बी एम। सो इसमें सी आई जो है वेंट हाफ फैक्टर यानी नंबर ऑफ पार्टिकल बताता है, और एम सेम है दोनों के लिए। सो 0.1 एम। सो के बी क्या है, सेम है। सो डेल्टा टी इन्फाइनाइट आई। सो इसमें आई जो है, आई वैल्यूज कंपेयर करना पड़ेगा। सो NaCl क्या है, NaCl कंप्लीट डिसोसिएशन है। सो NaCl जो है, NaCl दैट गिव्स Na प्लस Cl माइनस Na प्लस प्लस Cl माइनस। सो पार्टिकल इसमें कितना है 2 है, राइट। सो आई कितना आया 2। अब ग्लूकोज क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और नो डिसोसिएशन है, तो उसमें उसका जो आई निकलेगा वो कितना आएगा 1 आएगा। सो अभी कंपेयर करना पड़ेगा डेल्टा टीपी से। तो डेल्टा टीपी NaCl अपॉन डेल्टा टीपी ग्लूकोज दैट इक्वल्स टू 2/1 इक्वल्स टू 2। सो ऑप्शन बी डबल, क्योंकि 2 आया ना आंसर। सो ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि NaCl टूट के क्या हुआ, वो ब्रेक होके टू पार्टिकल्स बनाता है, राइट। और ग्लूकोज टूटता नहीं है यानी ब्रेक नहीं होता। सो ज़्यादा पार्टिकल्स यानी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ। सो NaCl बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ग्लूकोज से डबल होता है। So now question 10, RMS velocity of O2 at 300 Kelvin is V.
सो RMNS वेलोसिटी ऑफ H2 एट सेम टेम्परेचर इज, सो RMNS क्या है? RMS, RMS क्या होता है? RMS जो है एक गैस के मॉलिक्यूल की एवरेज स्पीड का स्पेशल टाइप होता है जो रैंडम मोशन को कंसिडर करके क्या करता है वो, यानी गैस के मॉलिक्यूल्स की एक्चुअल एवरेज स्पीड जो है इफेक्टिव स्पीड है। सो इसका फुल फॉर्म क्या है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, राइट? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सो आप इसको सॉल्व करते हैं। सो RMNS वेलोसिटी कंपैरिजन करेंगे। सो इसमें गिवन क्या दिया है हमारे पास? O2 जो है, O2 का RMNS, O2 का RMNS वेलोसिटी क्या है? V। सो टेम्परेचर कितना है हमारे पास? 300 केल्विन, जो कि सेम है। अभी हमें क्या करना है? H2 का RMS वेलोसिटी फाइंड करना है। ओके, सो फॉर्मूले के थ्रू RMS वेलोसिटी जो है वो कैसे आएगा? V RMS दैट इक्वल्स टू रूट 3RT अपॉन M, राइट? सो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखना, V अप्रॉक्स 1/√M, जो कि टेम्परेचर कितना है? सेम है, यानी सेम टेम्परेचर पे है। सो इसका रिलेशन कैसे निकलेगा? यानी रिलेशन सेम ही रहेगा ना। सो इसका रिलेशन लिखना है तो VO2, VH2 अपॉन VO2 दैट इक्वल्स टू रूट MO2 अपॉन MH2, राइट? सो अभी मॉलिकुलर मास जो है MO2 कितना आया? 32, और MH2 कितना है? इसका 2 आया। सो इसको कैलकुलेट करेंगे। अभी इसको कैलकुलेट करेंगे। सो VH2 अपॉन VO2 दैट इक्वल्स टू रूट 32 अपॉन 2। इसका आंसर कितना है? रूट 16 इक्वल्स टू 4। सो हमें क्या करना है फाइनली? VO2 इक्वल्स टू V, सो VH2 इक्वल्स टू 4V आया। सो ऑप्शन डी जो V4 है वो करेक्ट है। सो इसमें क्या हुआ कि लाइट गैस जो है वो फास्ट मूव करता है और हेवी गैस स्लो मूव करता है। तो H2 बहुत लाइट है, सो 4 टाइम्स वो फास्टर है। ओके, यानी 4 टाइम्स वो फास्ट है। सो स्टूडेंट्स, H2 की स्पीड O2 से 4 टाइम ज़्यादा होती है। 11 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिसमें बताया गया कि कंसिडर द स्टेटमेंट। ओके, कंसिडर द स्टेटमेंट रिलेटेड टू ग्रुप 15 हाइड्राइड्स। देन यहाँ पे ऑप्शंस दिए, स्टेबिलिटी ऑफ hydrides decreases down the group, then reducing nature of hydrides increases down the group, उसके बाद lone pair donating tendency and increases down the group also. So HEH bond angle decreases down the group. So HEH एक नोटेशन है जो मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल शो करता है। H यानी हाइड्रोजन एटम एंड E यानी सेंट्रल एलिमेंट जो कि ग्रुप 15 का एलिमेंट है, राइट? मतलब एंगल बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स विद सेंट्रल एटम। सो जिसमें दो H एटम के बीच का एंगल जिसमें बीच में E एटम होता है। सो डिक्रीज डाउन द ग्रुप मीन्स इसमें क्या होता है? जो ग्रुप है वो पीरियोडिक टेबल का वर्टिकल कॉलम जिसमें ग्रुप 15 एलिमेंट में जैसे N2Pi मीन्स N2Bi जिसमें नाइट्रोजन से फॉस्फोरस, एर्सेनिक एंड एंटीमोनी। उसके बाद जो Bi है, Bi मीन्स बिस्मथ, यानी कि मतलब ऊपर से नीचे मूव करना सिक्वेंसली। इसको इसको हम कहते हैं टॉप से बॉटम तक मूवमेंट इन सेम ग्रुप। सो डाउन द ग्रुप का मतलब होता है पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाना है, जैसे N से Bi तक मीन्स नाइट्रोजन से बिस्मथ तक। सो उसमें क्या होता है? जो साइज होता है वो साइज बड़ा होता है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, जैसे यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है E and H जो कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उसमें कम होती है। सो उसमें स्टूडेंट अब सबसे पहले जो ऑप्शंस दिए हैं, ये जो ऑप्शंस है ये एनालाइज करते हैं, जिसमें स्टेबिलिटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप मीन्स ये क्या है? ये भी करेक्ट है, क्योंकि जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वो डाउन द ग्रुप बॉन्ड वीक होता है। ओके, जिसमें स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। उसके बाद ऑप्शन ए करेक्ट है, तो ऑप्शन बी देखेंगे जिसमें बताया गया कि रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज डाउन द ग्रुप मीन्स बॉन्ड वीक है बट जो हाइड्रोजन है इजीली रिलीज हो जाता है, मतलब रिड्यूसिंग नेचर ज़्यादा है। और जो BiH3 है उसमें वो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना। ऑप्शन सी, सो ये क्या है? लोन पेयर है,
लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी इंक्रीज करता है, जो कि इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन सी क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ना डाउन द ग्रुप में ना उसका साइज बड़ा होता है, बट लोन पेयर डिफ्यूज हो जाता है और वो ओवरलैप वीक होता है। सो ये क्या है कि डोनेटिंग टेंडेंसी डिक्रीज होती है इसमें, इसलिए करेक्ट ऑप्शन नहीं है। एंड ऑप्शन डी, सो एच ई एच, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, मीन्स ये करेक्ट है क्योंकि जो अमोनिया है अप्रॉक्स कितना है 107 डिग्री का, और और नीचे और कम, जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन कम हो जाता है और पूरे यानी प्योर पी कैरेक्टर ऊपर हो जाता है, यानी बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज हो जाता है उसमें। मीन्स इससे क्या पता चलता है, ऑप्शन ए बी एंड डी करेक्ट है। सो ऑप्शन जो इसमें बी है, ऑप्शन बी, ए बी एंड डी आर करेक्ट। सिंपल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू देखो कि जैसे डाउन द ग्रुप है, स्टेबिलिटी कम है, रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है, बॉन्ड एंगल कम है और लोन पेयर डोनेशन डिक्रीज है। सो स्टूडेंट डाउन द ग्रुप 15 में स्टेबिलिटी जो है वो कम है, रिड्यूसिंग पावर जो ज़्यादा है, एंगल कम है, डोनेशन भी कम है, यानी ग्रुप 15 हाइब्रिड हाइड्राइड्स में स्टेबिलिटी और बॉन्ड एंगल डिक्रीज होते हैं और रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज होते हैं उसमें। सो क्वेश्चन 12 फॉर द रिएक्शन, सो स्टूडेंट यहाँ पे ए और बी, ए और टू बी जो दोनों जो है वो गैस में है ना, ए गैस में, ए भी गैस में, गैस फॉर्म में है, और बी, बी भी जो है वो गैस फॉर्म में है। मीन्स उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों हो रही है, तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, दोनों डायरेक्शन में जो रिएक्शन हो रही है उसे हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, राइट। So the backward reaction rate constant is higher than the forward reaction rate constant by a factor of 2500 at 1000 Kelvin। So स्टूडेंट यहाँ पे देखना हमारे पास गिवन क्या है, ये रिएक्शन गिवन है हमारे पास, ओके, ये गिवन है। और और साथ ही में क्या गिवन है, मतलब इसमें ना बैकवर्ड रेट जो है कांस्टेंट जो है इस कितना है 2500 टाइम्स फॉरवर्ड में है। अब सो स्टूडेंट इसका मतलब क्या होता है कि जो रेट कांस्टेंट है, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट है, और बैकवर्ड रेट कांस्टेंट कितना है 2500 टाइम्स है, और फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट भी जो है वो 2500 है। सो स्टूडेंट अब स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कांस्टेंट यानी के पी एंड रेट कांस्टेंट। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो के इक्वल्स टू के एफ एंड के पी, मीन्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कांस्टेंट। सो स्टूडेंट अब इसमें क्या करना, वैल्यू पुट करना है। सो के इक्वल्स टू के एफ दैट इज 2500 के एफ एंड 1 अपॉन 2500। सो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴। सो स्टेप 3 में क्या करना है, हमें जो के सी से के पी में कन्वर्ट करना है, मीन्स के पी इक्वल्स टू के सी आर टी डेल्टा एन। मीन्स इसमें क्या करना है, हमें डेल्टा एन फाइंड करना है, जो रिएक्शन जो है ए और टू बी वो निकालना है। सो स्टूडेंट डेल्टा एन इक्वल्स टू 2 - 1 इक्वल्स टू 1। सो इसमें वैल्यू पुट करना है। सो वैल्यू पुट करेंगे ना, तो वैल्यू पुट कैसे होगा, के सी इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴। सो आर कितना है 0.0831 एंड टी 1000 यानी टेम्परेचर। सो इसमें क्या करना है, के पी इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई बाई 0.0831 मल्टीप्लाई बाई 1000। सो अब स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सो यहाँ पे देखना 0.0831 मल्टीप्लाई बाय 1000 दैट इक्वल्स टू 83.1। ओके, अब के पी जो है, के पी इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय 83.1।
अब इसका आंसर कितना आएगा 0.03224 अप्रॉक्स कितना आएगा वो 0.033। सो स्टूडेंट इसमें फाइनल आंसर क्या है 0.033 यानी ऑप्शन 2 करेक्ट है। कैसे? क्योंकि जो बैकवर्ड रिएक्शन है बैकवर्ड रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होती है ना, उसमें जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो ज़्यादा फास्ट है और इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट जो है वो ज़्यादा रहेगा, इसलिए जो के है वो के स्मॉल है, राइट। सो बैकवर्ड रेट ज़्यादा तो के स्मॉल और के पी कितना आया 0.033। Now question 13, total number of possible isomers both structure as well as stereoisomers of cyclic ethers of molecular formula that is C4H80 यानी C4H80। सो स्टूडेंट ये कितना हुआ, सबसे पहले देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो सॉरी इट्स अ O नॉट 80 यानी C4H8O इज अ कंडीशन साइक्लिक ईदर ओनली, यानी कि मॉलिक्यूलर जो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये क्या उसमें और इसमें कंडीशन क्या अप्लाई हो रहा है साइक्लिक ईदर ओनली, यानी कि अब देखेंगे इसमें ना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ओके सो डी यू यानी कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो फार्मूला है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, सो डी यू दैट इक्वल्स टू 2C प्लस 2 माइनस H अपॉन 2 इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में 4 प्लस 2 माइनस 8 अपॉन 2 दैट इक्वल्स टू 10 माइनस 8 अपॉन 2 कितना आएगा आंसर 1। सो स्टूडेंट अब क्वेश्चन में ना साइक्लिक इधर बोला है यानी कि रिंग प्रेजेंट। सो इसमें क्या है पॉसिबल रिंग टाइप्स जिसमें टोटल 4 कार्बन्स है और ऑक्सीजन भी रिंग में इंक्लूड है, राइट। ऑल्सो ऑक्सीजन इंक्लूडेड, राइट। अब क्या करना है सबसे पहले देखो केस जो है 1:5 यानी उसमें मेंबर्ड रिंग जो है जिसमें 4 कार्बन प्लस एक ऑक्सीजन। तो इसको सॉल्व ऐसे ही करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका होता है जो स्ट्रक्चर है उसका वो क्या है टेट्राहाइड्रोफ्लुरेन, राइट, जिसमें सिर्फ एक स्ट्रक्चर है ओनली वन स्ट्रक्चर। अब केस 2 में जो है केस 2 जिसमें 2:4 मेंबर्ड रिंग जिसमें 3 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन है। ओके उसमें क्या होता है जो ऑक्सीटेन टाइप है वो कितना 1 एक्स्ट्रा कार्बन एज सब्स्टिट्यूएंट होता है, जो उसमें पॉसिबिलिटी जो होती है मिथाइल सब्स्टिट्यूट जो मिथाइल है वो सब्स्टिट्यूशन एट डिफरेंट पोजीशन जिसमें टोटल स्ट्रक्चर कितना होता है 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, राइट। अब केस 3:3 जिसमें 3 मेंबर्ड रिंग जिसमें 2 कार्बन है और प्लस एक ऑक्सीजन है जिसमें इपॉक्सिड यानी ऑक्सीडेंट टाइप जिसमें 2 कार्बन जो है लेफ्ट एज सब्स्टिट्यूएंट जिसमें पॉसिबल स्ट्रक्चर जो होता है वो कितना बोथ CH3 ऑन सेम कार्बन जो कि जेमिनल है और CH3 जो है CH3 ऑन अ डिफरेंट कार्बन, यानी कि उसमें क्या होता है जो स्टेरियो आइसोमर्स है वो भी कंसिडर करना होता है। अब काउंट करेंगे तो स्ट्रक्चर कितना 2 है और स्टेरियो आइसोमेरिज्म कितना है वो भी 2 है। सो टोटल कितना हुआ हमारे पास 4, राइट। सो 4 है। सो अभी क्या करना है टोटल काउंट करना है जैसे 5 मेंबर्ड में ना 5 4 और 3 जो इसमें कितने हैं 1 2 एंड 4, यानी कि अभी इसको टोटल करेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 4 दैट इक्वल्स टू 7। सो अभी इम्पोर्टेंट चीज़ ये याद रखना कि इसमें ना एक एक इम्पॉर्टेंट मिस्ड केस है जिसमें वन मोर स्टेरियो आइसोमेरिज्म पॉसिबल है जो कि ऑप्टिकल है जिसमें उससे क्या हो जाएगा वो टोटल 8 इट बिकम्स 8। सो हमारे पास जो है 8 है ऑप्शन ए।
सो इसमें क्या हुआ कि रिंग्स बनाने काउंट करना पड़ता है, फिर सब्स्टिट्यूएंट ऐड करना पड़ता है, उसके बाद फिर स्टेरियो आइसोमर्स जो है उसको ऐड करना पड़ता है। सो C4H8O जो कि साइक्लिक ईथर, टोटल आइसोमर्स कितना है 8, इंक्लूडिंग स्टेरियो आइसोमर्स के थ्रू। So question 14. How many products including stereoisomerism isomers are expected from monochlorination of the following compound, that is CH3, CH, CH2 and CH3? ये क्या है? ये N ब्यूटेन है। मीन्स देखो, सबसे पहले हमारे पास जो गिवन कंपाउंड है, ये गिवन कंपाउंड जो है एक्चुअली ब्यूटेन यानी 2 मिथाइल प्रोपेन टाइप, कन्फ्यूजन होता है इसमें तो, बट यहाँ पे स्ट्रक्चर को समझना इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेंगे तो एन ब्यूटेन कहेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है हमें इसमें कि इसमें ना टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन आइडेंटिफाई करना है, जिसमें ब्यूटेन में ना, जो ब्यूटेन है, ब्यूटेन में 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो हाइड्रोजन है, सबसे पहला हाइड्रोजन जो टर्मिनल CH3 पे है। ओके, और उसके बाद जो कि जो एंड होता है वो कहाँ पे होता है, C1 और C4, राइट। अब देखेंगे जिसमें सेकेंड हाइड्रोजन जो है, ओके, उसमें क्या होता है, वो मिडल CH2 पे है, यानी CH2 पे है। इसमें क्या होता है कि बीच वाला जो कार्बन है, जो C2 और C3, इसमें बीच वाले कार्बन से जो C2 और C3 है, अब उसमें जो मोनोक्लोरिनेशन पोजीशन जो है, मोनोक्लोरिनेशन पोजीशंस में देखेंगे जिसमें जो क्लोरीन है, क्लोरीन, ओके, Cl, तो Cl किसी भी टाइप के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है, राइट। अब इसमें हम केस वाइज देखेंगे। जो फर्स्ट केस में क्या होगा, जो टर्मिनल कार्बन है, जो टर्मिनल कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन है, तो प्रोडक्ट 1 जो है वो क्या है, क्लोरोब्यूटेन, राइट, क्लोरोब्यूटेन है। ओके, जिसमें ना स्टेरियोआइसोमर्स, जिसमें स्टेरियोआइसोमर्स नहीं होता है, बट कितना होता है टोटल जो होगा उसका, वो 1 होगा। यानी इस केस में क्या हुआ कि एक स्टेरियोआइसोमर्स है। अब मिडल कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन देखेंगे जिसमें ना प्रोडक्ट 2 में जो है कितना 2, जिसमें 2 क्लोरोब्यूटेन है, और अब यहाँ पे ना चायरल सेंटर बन गया है, यानी कि इसलिए जो 2 स्टेरियोआइसोमर्स है R and S, वो कितना है, वो 2 है। सो अब इसमें क्या करना है, जो टोटल प्रोडक्ट निकालना है, जो जो 1 क्लोरोब्यूटेन है वो कितना है, 1 क्लोरोब्यूटेन एक है, और 2 क्लोरोब्यूटेन में 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स है। सो टोटल कितने हुए हमारे पास, 3। सो फाइनल ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 1 3, जिसमें अलग अलग पोजीशन पे क्लोरीन लगाने पे फिर क्लोरीन लगाना पड़ता है, फिर चेक करना पड़ता है चायरल सेंटर बना या नहीं बना, फिर चायरल जिसमें 2 आइसोमर्स और नॉन चायरल जिसमें 1 आइसोमर्स है। सो स्टूडेंट, ब्यूटेन गिव्स 3 मोनोक्लोरो products including stereoisomers. Now, which one of the following compounds can exist as cis trans isomers, यानी cis trans isomers कौन बना सकता है इसमें। सो कंडीशन 1 में देखेंगे जो cis trans है, cis trans तब पॉसिबल होता है जब जो अल्केन्स है, वो अल्केन्स डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पर 2 डिफरेंट ग्रुप्स में होने चाहिए। ओके, अब साइक्लिक कंपाउंड जो है उसमें ना रिंग में रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है और सब्स्टिट्यूएंट सेम और डिफरेंट साइड पे हो सकता है। अब ऑप्शन 2 में क्या होता है कि ऑप्शन 2 जो है, यानी सॉरी आई मीन ऑप्शंस जो है वो एनालाइज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 2 मिथाइल हेक्सेन, जिसमें डबल बॉन्ड पे चेक करना पड़ेगा कि एक कार्बन सेम ग्रुप्स में जो CH3 है और CH3, यानी कि CH3 जो हो सकता है, यानी कंडीशन उसमें फेल हो सकती थी, ये क्या है, सिस ट्रांस है कि नहीं है, ये सिस ट्रांस नहीं है। सो स्टूडेंट, इसके बाद ऑप्शन 2 यानी जो सेकेंड है उसमें चेक करेंगे कि 1
डिमिथाइल क्लोरोप्रोपेन, जिसमें सेम कार्बन पे दोनों CH3 है, जिसमें सिस्टोन तब होता है जब सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट कार्बन पे हो। तो यहाँ पे पॉसिबल है कि नहीं है? यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है। ओके, देन उसके बाद 1,2-डिमिथाइल क्लोरोहेक्सेन, इसमें क्या होता है कि रिंग स्ट्रक्चर है और सब्स्टिट्यूएंट एडजेसेंट कार्बन पे है, और 1 और 2 जिसमें पॉसिबल, जो क्या पॉसिबल, इसमें पॉसिबिलिटीज क्या है कि सेम साइड जो है वो सिस है और अपोजिट साइड ट्रांस है, तो सिस ट्रांस इसमें पॉसिबल है। सो ऑप्शन 3 करेक्ट है, राइट। अब ऑप्शन 4 1 पेंटेन, इसमें डबल बॉन्ड टर्मिनल है, यानी एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन सेम है, तो ये कंडीशन फेल हो गया, यानी कि ऑप्शन 3 में सिस ट्रांस पॉसिबल है। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि सिस्टांस के लिए ना अल्कीन में ना डिफरेंट ग्रुप जरूरी है, और रिंग में डिफरेंट कार्बन्स पे सब्स्टिट्यूएंट होना। सो ओनली 1 and 2 डिमिथाइल क्लोरोहेक्सेन, डिमिथाइल साइक्लोहेक्सेन शोज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सो डेल्टास एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी डेल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया? सबसे पहले मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखना ऑप्शन देखो, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो ना स्टूडेंट्स, डेल्टन के अकॉर्डिंग ना एटम इंडिविजिबल होते हैं जो कि फिक्स रेशो में कंबाइन करते हैं, इसलिए वो एक्सप्लेन कर पाया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, देन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये भी एक्सप्लेन कर पाया, और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सो अभी प्रॉब्लम कहाँ है? ये लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम में। सो लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम जो कि गे लुसैक ने ये कहा था कि गैसेस जो है सिंपल वॉल्यूम रेशियोज में रिएक्ट करती है। अब डेल्टन का इशू क्या है? उसने उसने अज्यूम किया कि एटम्स जो है इनडिविजिबल है बट सिंपल कंबाइनिंग आइडिया है, तो उसमें क्या है, बट वो ना एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि 2 वॉल्यूम्स जैसे H2+1 वॉल्यूम O2 दैट गिव्स 2 वॉल्यूम H2O गैस कैसे पॉसिबल है। तो ये बाद में एवोगैड्रो कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन हुआ। सो हमारा जो फाइनल कंक्लूजन क्या निकला कि डेल्टन एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्या? लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम। सो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, दैट Dalton's atomic theory could not explain law of gaseous volume. सो डेल्टन बेसिक लॉस समझा दिया अब, बट गैसेस के वॉल्यूम रेशो समझ नहीं पाया। सो डेल्टन फेल इन गैसेस। सो डेल्टन थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ना इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वायस सॉल्यूशन विल एग्जिबिट द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। सो इसमें ना जो फॉर्मूला है डेल्टा टी पी इक्वल्स टू आई के पी एम। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आई है वो आई क्या है? आई वेंट हॉफ फैक्टर, यानी कि वो नंबर ऑफ पार्टिकल बताता है, और इसमें एम क्या है? सेम है, यानी सबके लिए सेम है, जो 0.01 एम कहते हैं हम, वो सेम है। अब के पी तो बताया कि के पी का मतलब होता है कांस्टेंट, राइट। सो जिसका आई सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा। अब हर ऑप्शन का आई फाइंड करना है। सो KNO3, सो फर्स्ट ऑप्शन जो है उसमें क्या है? डिसोसिएशन KNO3 मीन्स K+NO3। सो के का चार्ज पॉजिटिव है एंड पॉजिटिव आयन से, और NO3 में नेगेटिव। सो पार्टिकल्स कितने हैं? 2। सो आई कितना है इसका? इसका आई 2 है, राइट। सो जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन का आई कितना है? 2 है, राइट। अब सेकेंड देखेंगे H2SO4। सो इसमें क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है बट जो है अप्रॉक्स फुल डिसोसिएशन में, यानी कि H2SO4 दैट इज 2H प्लस SO4 2 सो स्टूडेंट इसमें पार्टिकल कितने हैं? इसमें 3 पार्टिकल्स है, राइट। सो ऑप्शन 2 में आई कितना है? 3 है। अब
ऑप्शन सी ग्लूकोज, ओके, C6H12O6। इसमें देखेंगे, इसमें ना ये क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है यानी नो डिसोसिएशन, तो इसमें भी आई जो है वो कितना है, 1 है। अब ऑप्शन 4 चेक करेंगे, यूरिया, यानी ये भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, सो इसमें भी आई जो है वो 1 है। सो अब कंपेयर करेंगे आई वैल्यूज। सो सबसे ज़्यादा किस में है, H2SO4 में कितने, 3। सो स्टूडेंट, जितने ज़्यादा पार्टिकल सोल्यूशन में बनेगा ना, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। सो H2SO4 सबसे ज़्यादा आयंस देता है, ओके। मीन्स इलेक्ट्रोलाइट जो है वो यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट से ज़्यादा है, यानी ज़्यादा आयंस और ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। सो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हाईएस्ट बैंड हाफ फैक्टर, दैट इज H2SO4। सो ऑप्शन 2 करेक्ट है। Now 18th question, the ratio of wavelength of the light absorbed by hydrogen atom when it undergoes N2 and N3 and N4 and N6 transition, so respectively is। so यहाँ पे देखो ट्रांजिशन जो है, वेवलेंथ रेशो हाइड्रोजन ट्रांजिशन, तो ट्रांजिशन में जो N है वो कितना है, 2 से 3 में है, एंड N जो है उसमें सेकेंड में 4 से 6 में है। तो अभी हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट जो है राइडबर्ग रिलेशन, सो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो इसमें सबसे पहले क्या करना है, जो हाइड्रोजन है, ओके, सो हाइड्रोजन की लेना 1 लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/n1 स्क्वायर। अब सेम बस n2 स्क्वायर लगेगा, इसमें n1 लगेगा, ओके। अब मतलब क्या है कि लैम्डा प्रोपोर्शनल टू, जो लैम्डा है वो प्रोपोर्शनल टू 1/डेल्टा E। सो अभी इसमें क्या करना है, हमें फर्स्ट ट्रांजिशन 2 से 3 को हमें निकालना है। सो जो फॉर्मूला था 1/λ1 प्रोपोर्शनल टू 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर, दैट इक्वल्स टू 1/4 माइनस 1/9, राइट, दैट इक्वल्स टू 9 माइनस 4/36, दैट इक्वल्स टू 5/36, राइट। सो 5/36 फर्स्ट ट्रांजिशन है, ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ। सो सेकेंड ट्रांजिशन में क्या करना पड़ेगा, 1/λ2 प्रोपोर्शनल टू 1/4 स्क्वायर माइनस 1/6 स्क्वायर, दैट इक्वल्स टू 1/16 माइनस 1/36। सो इसका आंसर कैसे निकलेंगे, 36 माइनस 16/576, दैट इक्वल्स टू 20/576 इक्वल्स टू 5/144। सो सेकेंड में ये फर्स्ट ट्रांजिशन है, अब सेकेंड ट्रांजिशन जो है कितना आया, 5/144, राइट। अब हमें क्या करना है, रेशो ऑफ वेवलेंथ निकालना है। सो सिंस लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/वैल्यू, सो इसमें जो वैल्यू है वो पुट करना है। सो Δ1 प्रोपोर्शनल टू डेल्टा, सॉरी, λ1 प्रोपोर्शनल टू कितना है, λ2, यानी रेशो, जो रेशो है निकालना है हमें वेवलेंथ का, ओके। सो वेवलेंथ 1:वेवलेंथ 2। सो इसमें देखेंगे सबसे पहले 1/5/36, राइट, दैट इक्वल्स टू, यानी इसका जो रेशो निकालना है ना, सो 1/5/144, राइट। सो इसमें फ्लिप करना है, तो 36/5 तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 36/144 कितना हो जाएगा, इसको 1:4। सो हमारा राइट ऑप्शन क्या आया, ऑप्शन 3, 1:4। कैसे आया वो बता, जैसे एनर्जी डिफरेंस जितना बड़ा है तो वेवलेंथ उतनी छोटी, और बस हमें क्या करना है, फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन है वो सब्सट्रैक्ट करना है, फिर फ्लिप करना है, फिर रेशो मिल जाएगा। सो स्टूडेंट, वेवलेंथ रेशो
जो फर्स्ट ट्रांजिशन है, फर्स्ट और सेकंड ट्रांजिशन, वो कितना आया 1:4। Now question number 19. 5 moles of liquid X and 10 moles of liquid Y. Okay. Make a solution having a vapor pressure of 70 torr. The vapor pressure of pure X and Y are 63 torr and 78 torr. So respectively, which of the following is true regarding the described solution? So ऑप्शन देखो, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन द सॉल्यूशन शोज नेगेटिव डेविएशन, द सॉल्यूशन, सेकंड ऑप्शन द सॉल्यूशन इज आइडियल, एंड थर्ड ऑप्शन द सॉल्यूशन हैज वॉल्यूम ग्रेटर देन द सम ऑफ इंडिविजुअल वॉल्यूम्स, एंड फोर्थ ऑप्शन द सॉल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन। सो अब इसमें क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है डेविएशन फ्रॉम राल्फ्स लॉ। ओके, सो इसके थ्रू हमें डेविएशन फाइंड करना है। अब हमारा गिवन डाटा क्या है, जो मोल्स ऑफ है, मोल्स ऑफ एक्स कितना है 5 है, सो मोल्स ऑफ एक्स 5 है एंड मोल्स ऑफ वाई कितना है 10 है। उसके बाद टोटल मोल्स कितने हुए 15, राइट। अब मोल फ्रैक्शन करेंगे, सो एक्स एक्स इक्वल्स टू 5/15 दैट इक्वल्स टू 1/3। ओके, अब एक्स वाई करेंगे, सो 10/15 दैट इक्वल्स टू 2/3। अब इसमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स की, आइडियल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो पी आइडियल है, सो पी आइडियल इक्वल्स टू एक्स एक्स पी एक्स प्लस एक्स वाई पी वाई। अब इसमें वैल्यू पुट करना है, सो कैसे करेंगे, 1/3 63 प्लस 2/3 कितना है 78, राइट। सो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आंसर 21 प्लस 52 दैट इक्वल्स टू 73 टॉर, राइट। सो 73 टॉर है। अभी आगे क्या करना है, इसमें कंपेयर विद एक्चुअल प्रेशर, जो एक्चुअल प्रेशर हमारे पास गिवन दिया है कितना है, वो एक्चुअल प्रेशर हमारे पास 73 टोर है और आइडियल प्रेशर जो है वो 70 टोर है एक्चुअल प्रेशर, और आइडियल प्रेशर 73 है। सो स्टूडेंट इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है, एक्चुअल से बड़ा आइडियल है। सो इसमें आंसर क्या आया इसका, द सोल्यूशन शोज नेगेटिव डेविएशन। सो ऑप्शन यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। इसमें क्या बताया गया है कि जब एक्चुअल प्रेशर कम होता है तो कम होता है आइडल से ज़्यादा और नेगेटिव डेविएशन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स और वाई अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है, सो मॉलिक्यूल्स इजीली एक्सकेप नहीं करते हैं। सो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को स्ट्रांगली पकड़ तो रहा है बट इजीली वेपर में जाने नहीं देते, यानी प्रेशर कम हो जाता है। सो 70 इज लेस देन 73, that is negative deviation. Now question number 20, last question है। सो स्टूडेंट आंसर देखना था, फाइंड द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इन केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ वन एटम गिवन। सो स्टूडेंट इसमें ना हमें क्या करना है, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर फाइंड करना है। सो हमारे पास गिवन क्या दिया है, ये गिवन दिया है जिसमें डेल्टा एच जो है क्या है एक्स है और डेल्टा एस क्या है वाई। सो हमें क्या करना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ना डेल्टा जी कितना आएगा 0 रहता है। सो स्टूडेंट गिब्स फ्री एनर्जी फार्मूला, जो डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच दैट इज माइनस टी डेल्टा एस। सो अभी क्या करना है हमें, इक्विलिब्रियम, इसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन पुट करनी है। सो 0 इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टेम्परेचर डेल्टा एस। सो इसके बाद क्या करना है, हमें इसमें जो टी है उसको सॉल्व करना है। सो वो कैसे करेंगे, टी डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा एच, राइट। अब टी इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस आ गया। अब क्या करना है, इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। सो डेल्टा एच इक्वल्स टू एक्स एंड डेल्टा एस इक्वल टू वाई, राइट। अब टी जो है, राइट, अब क्या है, टी क्या आया, टी इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई, राइट। सो ऑप्शन 2 एक्स वाई
सो वो करेक्ट है। कैसे? क्योंकि इक्विलिब्रियम पे ना रिएक्शन नाइदर फॉरवर्ड और नाइदर बैकवर्ड होता है। सो तब डेल्टा जी कितना है? 0। उससे टेम्परेचर निकाल सकते हैं। सो एट इक्विलिब्रियम टी इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। सो स्टूडेंट, हमने बाकी के जो हमारे 10 क्वेश्चन बचे थे वो आज हमने कंप्लीट कर लिए। सो आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखो, ओके, ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप इजीली समझ सको। सो थैंक यू एवरीवन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड मोर